देखिए, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2025 में जो एग्जाम होगा 10th का, इसका VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान से जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, फर्स्ट में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। क्या सुनिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को ऑक्सीश्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीश्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होगा उसको क्या कहेंगे, अनऑक्सी ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले क्रिया को क्या कहेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हुआ उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीश्वसन। ठीक, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको क्या कहेंगे, अनऑक्सी श्वसन। देखिए, दूसरा क्या है, ये VVI का हॉल क्यूब है। ये है मुकुलन क्या है, मुकुलन क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये हर एक बार क्वेश्चन आता है। मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन की वह विधि। क्या बोला, अलैंगिक जनन की वह विधि। आप लोग जान रहे होंगे कि जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये मुकुलन जो है, मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। जीव के शरीर से क्या निकलता है, उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। क्या सुने आप लोग, कि जीव के शरीर से क्या निकलेगा, उभार निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, मुकुल या कली कहेंगे। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना, मुकुल से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, इसको क्या कहेंगे, मुकुलन। जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग हाइड्रा को देखे हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें ये कली निकलता है, ये क्या होता है, कभी कभी टूटता है। हाइड्रा क्या होता है, टूटता है। हाइड्रा जैसे ही टूटा, ये बुड निकला, मुकुल निकला, हाइड्रा टूटा, तो इसका क्या होता है, फिर से वो अपना शरीर पुनः निर्माण कर लेता है। जैसे यहाँ से कटिंग हुआ, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर से अपना शरीर निर्माण करेगा, और फिर ये आया अलग हुआ, तो ये भी अपना शरीर क्या करेगा, धीरे धीरे पूर्ण कर लेगा। तो हाइड्रा यही है, ये क्या करता है, हाइड्रा जो बुड निकलता है बर्ड, तो उससे क्या होता है, अपना शरीर का वो निर्माण कर लेता है। वही चीज कर रहा है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। जीव के शरीर से क्या निकलता है, उभार निकलता है, और ये कट होकर क्या हो जाता है, दूसरे जीव का निर्माण करता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। क्या कहेंगे, मुकुल या कली। देखिए, ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है, और सेकंड किस में होता है, ईस्ट में होता है। ये क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां। फिर से देखिए क्या है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। जीव के शरीर से क्या निकलेगा, उभार निकलेगा, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही क्या हो जाएगा, मुकुल से जो नए जीव का निर्माण हुआ उसको ही क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी VVI का हॉल क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, आज जितने भी क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे, ये 2025 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम ही बता रहे हैं बायो का। तो क्या है, श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखे। क्या बोला, श्वसन एवं दहन। ये रहा श्वसन और ये रहा दहन। दहन आप लोग जानते होंगे, दहन मतलब क्या होता है, किसी चीज का जलना। दहन मतलब क्या होता है, किसी चीज का जलना, वो हो गया दहन। और श्वसन क्या हो जाता है, श्वसन आप लोग जानते हैं, श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये क्या हो जाएगा, श्वसन। और दहन क्या हो जाएगा, जलना। कोई भी पदार्थ को जब जलाते हैं ये क्या हो जाएगा, दहन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th एग्जाम के लिए। देखिए, श्वसन क्या है, यह क्रिया सजीवों में होती है। यह क्रिया किसमें होगी, सजीवों में। सजीव का विशेष लक्षण क्या होता है, सांस लेना, ठीक ना। तो श्वसन किसमें हो जाएगा, सजीव में हो जाएगा। यह क्रिया किसमें हो जाएगा, सजीव में हो जाएगा। और दहन क्या हो जाता है, यह क्रिया निर्जीवों में होती है। क्या बोला कि श्वसन जो जीवित पदार्थ है उसमें क्या होता है, श्वसन होता है, उसे क्या कहेंगे, सजीव। सजीव जो सांस लेते हैं, जीवित है, वो क्या हो जाएगा, सजीव। तो श्वसन किसमें हो जाएगा, सजीव में। और निर्जीव, दहन जो होता है निर्जीव पदार्थ, यानी जिसमें सांस लेने की क्षमता नहीं होती है, निर्जीव होती है, उसमें क्या हो जाता है, दहन होता है, ठीक ना, यानी जलाया जाता है उसको, ठीक ना। दूसरा क्या है, यह एक जैविक क्रिया है।
श्वसन क्या है? जैविक क्रिया है। और दहन क्या हो जाएगा? एक रासायनिक क्रिया है। दहन क्या हो जाएगा? एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम है। श्वसन जो है जीवों का नियंत्रित मतलब समझते क्या होता है? नियंत्रित मतलब हो जाता है डेली, ठीक ना। नियंत्रित यही है कि श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम, यानी अपने समय पे ये श्वसन होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए दहन क्या है? यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है। जला तो भी ठीक है, नहीं जला तो भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि जला तो जलते ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। और सबसे पहले आप लोग को एक चीज बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर जो याद करना है, जिसमें अंतर होता है ना, कोई भी क्वेश्चन में जो अंतर याद करना होता है, तो अंतर में आपको स्पष्ट रूप से यदि एक लाइन याद कर लीजिए तो दूसरा डिब्बा क्या हो जाता है? अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है? यह क्रिया सजीवों में होती है। तो सिर्फ चेंज यहाँ क्या है कि सजीवों के जगह क्या है? निर्जीव। फिर से क्या है? यह क्रिया निर्जीवों में होती है। यदि इतना याद है आपको, यह क्रिया सजीवों में होती है, तो यह क्या हो जाएगा? यह क्रिया निर्जीवों में होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंजेज है, ठीक है। और इसमें देखिए यह एक जैविक क्रिया है, सिर्फ यहाँ चेंज है। यह एक रासायनिक क्रिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम है। क्या है? नियंत्रित प्रक्रम। और यहाँ क्या हो जाएगा? अनियंत्रित प्रक्रम। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित प्रक्रम। सिर्फ यहाँ क्या लग गया? और लग गया, बस इतना का ही डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन क्या है? मंद मतलब समझते क्या होता है? मंद मतलब क्या हो जाता है? धीरे धीरे। श्वसन क्या होता है? धीरे धीरे। और यह तीव्र प्रक्रिया है। तीव्र मतलब क्या हो जाएगा? जोरों से। आप लोग फिर से बोलते हैं, यदि आपको ये अंतर याद करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये याद कीजिएगा, तो ये अपने आप हो जाएगा। सिर्फ इसका विपरीत होता है। यहाँ मंद है, यहाँ तीव्र है, यहाँ नियंत्रित है, और यहाँ अनियंत्रित है। यहाँ क्या है? जैविक है, यहाँ रासायनिक है, यहाँ सजीव और यहाँ निर्जीव है। सिर्फ और सिर्फ इसका अंतर है। सजीव निर्जीव, रासायनिक जैविक, नियंत्रित अनियंत्रित, मंद तीव्र, और कुछ का भी डिफरेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, ध्यान लगाइए कि कैसे याद करना है। और ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता ही आता है। आप हमसे शर्त लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी DVI क्वेश्चन है वो हम 10th एग्जाम के लिए तैयार किए हुए हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अंतर में एक और फायदा है कि अंतर में क्या होगा? आम तो आम और गुठलियों का दाम। यदि इधर याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DVI का हॉल क्यूब, यानी हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आज, सिर्फ और सिर्फ DVI का हॉल क्यूब, DVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ है, और इस बार भी क्वेश्चन आंसर आएगा। आप एग्जाम दे कर आइएगा, ये क्वेश्चन मिलाइएगा, ये आएगा ही आएगा। बहुत ही मेहनत किए हुए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि परागण किसे कहते हैं? क्या सुने आप लोग? परागण किसे कहते हैं? पर परागण की परिभाषा दे। सबसे पहले क्या बोला? परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं और पर परागण की परिभाषा दे। तो ध्यान दीजिएगा, परागण क्या बोला? परागण किसे कहते हैं? तो परागण देखिए किसको कहेंगे? जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या सुने आप लोग? जब किसी पुष्प का परागण पराग कर निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये फूल का पौधा है, मान लीजिए फूल का पौधा है, ये भी फूल का पौधा है, ठीक ना। ये दोनों क्या है? फूल का पौधा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या पूछा है? परागण किसे कहते हैं? परागण यानी पुमंग और जयांग, पुष्प का जो निर्माण होता है। तो पुष्प का कैसे निर्माण होता है? जब पुमंग और जयांग क्या करता है? आपस में जनन करते हैं, तब क्या होता है? वहां पुष्प का निर्माण करता है। तो यहाँ पूछा क्या? परागण किसे कहते हैं? जब एक ही पौधा में पुमंग और जयांग दोनों होगा। क्या सुने? पुमंग और जयांग दोनों होगा, यानी इसमें जब भवरे आएगा, भवरे जब आएगा तो इसी का जयांग और पुमंग दोनों इसी का मैच करवा देगा, लैंगिक जनन करवा देगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वपरागण। क्या हो जाएगा, स्वपरागण। यदि इसका पुमंग ले जाकर इसका जयांश में भवरे मिला दिया, ये क्या हो जाएगा, परपरागण। और परागण क्या होता है, एक दूसरे को मैच करवाना, या तो इसी पौधे में या तो इसी पौधे में। यदि एक ही पौधे में उसी फूल से मैच करवाएगा, उसी में मैच करवाएगा, तो ये हो जाएगा स्वपरागण। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी फूल के पौधे से कोई मतलब नहीं है। यदि परपरागण होगा, इसको क्या हो जाएगा, दूसरे से मतलब रहेगा, यानी इस पुमंग को दूसरे जयांश से मैच करवाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि परागण किसे कहते हैं, जब किसी पुष्प का परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है। तो क्या बोला, इसी का निकलकर पुमंग जयांश इसी में मैच कर जाएगा, यही हुआ परागण। क्या हो गया, परागण। या तो दूसरे में गया तो परागण, उसी में हो जाता है स्वपरागण। यदि इसी का पुमंग इसमें मैच करेगा तो स्वपरागण, इसका पुमंग निकलकर इसमें मैच करेगा तो ये हो जाएगा परपरागण। ठीक है ना। तो वही है कि परपरागण क्या है, तो परपरागण क्या होगा, परपरागण क्या होगा, एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे में जाके मैच करेगा, तो ये हो जाएगा परपरागण। और एक ही पौधे से निकलकर उसी पौधे में रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, स्वपरागण। तो क्या बोला, जब परपरागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से पराग निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है। दो पौधे, चार पौधे, आप लोग जानते हैं कि फुलवारी में बहुत सारा फूल का पौधा होता है, तो वो जाकर कहीं भी भंवरे चींटी जो भी है वो कहीं भी जाकर छोड़ सकता है, किसी को भी किसी से मिला सकता है। ये हो गया परपरागण। क्या हुआ, ये परपरागण। किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह क्या हो जाएगा, परपरागण। क्या हो जाएगा, परपरागण। समझे ना, परागण किसे कहते हैं और परपरागण की परिभाषा दे, हम स्वपरागण का भी परिभाषा दे दिए है, समझे ना। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, VVI का हॉल क्यूब। यानी हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ये क्या हो जाएगा, VVI का हॉल क्यूब। क्या है, समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। एक समजात अंग है और दूसरा क्या हो जाएगा, और समजात अंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th एग्जाम के लिए। समजात अंग देखिए क्या है, विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं समजात अंग कहलाता है। देखिए कोई भी जीव है ना, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, जो भी जीव है, तो उसका संरचना जो होता है हाथ, पैर, नाक, मुंह। तो कोई भी जीव 10-12 जीव या 2 जीव जिसकी संरचना यानी शरीर का बॉडी जो होता है पार्ट, ये क्या होता है, इसका संरचना क्या होगा, सेम होगा। यानी अंदर का संरचना सेम होगा लेकिन उसका कार्य क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा समजात अंग। क्या हो जाएगा, समजात अंग। देखिए हमारा दांत और हाथी का दांत, ये हो जाएगा क्या, समजात अंग। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या है, मेढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख। ध्यान दीजिएगा, मेढक का अग्रपाद, मेढक का अग्रपाद मतलब क्या हुआ कि मेढक का आगे वाला पैर, ठीक। और क्या है, पक्षी का पंख। जब पक्षी का पंख हटाइएगा ना, उसकी संरचना और मेढक का पैर, उसकी संरचना, दोनों का संरचना सेम है। दोनों का संरचना आकार क्या है, सेम है, लेकिन कार्य क्या है, दोनों का अलग है। इसका क्या है कार्य, चलने का, और इसका कार्य क्या है, पंख का कार्य क्या है, उड़ने का। तो जिसकी संरचना सेम हो और कार्य अलग हो तो ये क्या हो जाएगा, समजात अंग। समजात अंग क्या है, जिसकी संरचना सेम हो और कार्य अलग हो, ये क्या हो जाएगा, समजात अंग। वही चीज दिया हुआ है, विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं समजात अंग कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, मेढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लेपर्स, घोड़े का अग्रपाद तथा मनुष्य के हाथ आदि उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु वे कार्य में परस्पर भिन्नता रखते हैं। जैसे देखिए मेढक का अग्रपाद, ये क्या हो जाएगा, चलने का कार्य करेगा। पक्षी का पंख क्या करेगा, उड़ने का कार्य करेगा। चमगादड़ का पंख उड़ने का कार्य करेगा। लेकिन इसकी जो संरचना है, कार्य तो अलग अलग है लेकिन संरचना यानी बनावट जो है, प्रकृति रूप से जो प्रकृति जो हम लोग का संरचना दिया है शरीर के अंदर, ये क्या है, सेम है। सबका संरचना आकार क्या है, सेम है, लेकिन इसका क्या है, कार्य क्या है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, समजात अंग। ठीक इसके विपरीत हो जाएगा और समजात अंग। एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसमें देखिए बनावट एक जैसा है, कार्य अलग है, तो समजात अंग। उसमें क्या हो जाएगा,
कार्य एक होगा, बनावट अलग होगा, क्या हो जाएगा? और समजात अंग, ठीक ना, यही है समजात अंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट है जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यह क्या है? जाइलम में देखिए क्या है, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम, ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम जो बोला, तो जाइलम में क्या बोला कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए, जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये क्या होता है? पेड़ पौधा में होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? पेड़ पौधा का संवहन ऊतक है। कौन? जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। जैसे देखिए हमारे शरीर में नाक है, क्या है? नाक है, कान है, दांत है, मुंह है, सब कुछ है। तो नाक का कार्य क्या है? ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। कान का काम क्या है? सुनना। तो ठीक उसी प्रकार जाइलम है, फ्लोएम है, पत्ती है, डाली, सबका अलग अलग कार्य है। देखिए जाइलम जो होता है ना, जो पेड़ पौधा में जाइलम है, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है जड़ से ऊपर तक जल को पहुंचाना। क्या सुने आप लोग? जाइलम का कार्य क्या है? पेड़ पौधा में जल को ऊपर पहुंचाना। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य क्या है? जल पहुंचाना। क्या? जल पहुंचाना। और इसको यदि याद कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जाइलम का क्या कार्य है। ऑप्शन में देगा जल, खाद्य, इनमें दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो से जाइलम और जो से जल, जो से जाइलम और जो से जल, तो इससे क्या हो जाएगा? आप जैसे ही जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखिएगा तो सीधा डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि जाइलम का कार्य जल पहुंचाना होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि फ्लोएम में क्या लिखेंगे। यदि आपको कुछ नहीं आता है, याद नहीं है, क्या लिखेंगे? सिर्फ आप इतना याद किए, जो से जाइलम जो से जल। इसमें लिख दिए क्या? जाइलम जल पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम में नहीं कुछ याद है, नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तो उसमें हमको लिख देना है कि फ्लोएम जल पहुंचाने का कार्य नहीं करता है, यदि याद नहीं है। यदि याद कर दीजिएगा कि जब जाइलम जल पहुंचाता है तो फ्लोएम क्या पहुंचाएगा? खाद्य पदार्थ पहुंचाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी वही चीज है। देखिए यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। देखिए जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम क्या पहुंचाता है? भोजन पहुंचाता है। इसमें देखिए वही चीज है, सेम है, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। इसमें भी यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य, सिर्फ यहाँ अंतर है, यहाँ जल पहुंचा रहा है और यहाँ क्या पहुंचा रहा है? भोजन पहुंचा रहा है। सिर्फ इतना का ही अंतर है। एक याद कीजिएगा, दूसरा आप याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम भी 10th एग्जाम में ऐसे ही याद करते थे, सिर्फ उसका देखते थे क्या मेन पॉइंट क्या है, ऐसे याद करते थे, ट्रिक लगाते थे। जो से जाइलम तो जो से जल हो गया, तो फ्लोएम में क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। भोजन याद कर लिए, सिर्फ फ्लोएम में भोजन याद कर लिए, बस हो गया। जाइलम फ्लोएम बस सेम उतार देना, समझे ना। उसके बाद देखिए क्या है, जाइलम की कोशिका मृत होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जाइलम की कोशिका क्या होगी? मृत हो जाएगी। तो फ्लोएम की कोशिका क्या होगी? जीवित हो जाएगी। फ्लोएम की कोशिका क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। अभी पहले ही बता है कि जैसे ही अंतर वाला बात आया तो इसका क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा विपरीतार्थक होता है। जाइलम की मृत्यु हो गया तो फ्लोएम के क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। जाइलम का दाब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो फ्लोएम का क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो फ्लोएम का दाब क्या है? धनात्मक। एक याद कीजिए और दूसरे क्या हो जाएगा? अपने आप याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे देखिए क्या है, जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है। जाइलम का जो ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं? दारू। और फ्लोएम के ऊतक को क्या कहेंगे? वास्ट कहेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब याद होगा। ये जो है ना, एक बार सिर्फ देखिएगा, ये याद हो जाएगा, इतने अच्छे से बनाया गया है। सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम का ऊतक क्या है? दारू है और फ्लोएम का क्या है? वास्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। ध्यान दीजिए कि जाइलम क्या करता है? जल पहुंचाता है। तो जाइलम जो जल पहुंचाएगा तो जल से ऊपर पहुंचाएगा, तो इसका आराम से क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर की गति हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जाइलम की गति किस दिशा में होगी, तो जाइलम जो से जल पहुंचाता है, तो जल कहां से पहुंचाएगा? नीचे से ऊपर पहुंचाएगा। अब जब जाइलम नीचे से ऊपर पहुंचाता है तो फ्लोएम क्या करेगा?
फ्लोएम ऊपर से नीचे पहुंचाएगा। इसका विपरीत देखिए क्या है, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, तो फ्लोएम की गति क्या हो जाएगी, सभी दिशाओं में। या तो इसका विपरीत कर दीजिए, या तो क्या बोला है, सभी दिशाओं में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम साथ ही साथ इस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोग को याद भी हो जाए, ट्रिक भी दे रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है, नर तांबा, क्या है, नर तांबा मादा जमने हार्मोन नाम एवं कार्य लिखे। मादा जनने हार्मोन का नाम लिखे। देखिए क्या हो रहा है, नर और मादा जो है इसका हार्मोन का क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग को लगता होगा कितना सारा क्वेश्चन है, कैसे याद करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। मन से पूरा भार हटा दीजिए, जो है अभी है, जो याद करना अभी करना है, सिर्फ और सिर्फ लगन होना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि इसको याद करना है, विश्वास भी होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए नर जनन हार्मोन, देखिए नर जनन हार्मोन होता है और मादा जनन हार्मोन होता है। नर मतलब क्या हो जाएगा, बॉय यानी लड़का हो जाएगा, मादा गर्ल यानी लड़की हो जाएगी। तो नर में जो जनन करने वाला हार्मोन होता है, यानी जनन मतलब समझते क्या होता है, जहां से बच्चे का निर्माण होता है। तो नर जनन हार्मोन क्या हो जाएगा, नर जनन हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि नर जनन हार्मोन इनमें से कौन है, तो नर जनन हार्मोन क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। नर में जो जनन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण। यानी नर में जो शुक्राणु बनता है ना, ये किस हार्मोन के कारण बनता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण शुक्राणु बनता है, ठीक है, नर में बनता है। जो यही शुक्राणु क्या करता है, बच्चे के निर्माण में सक्षम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मादा जनन हार्मोन। क्या है ये, मादा जनन हार्मोन। तो मादा जनन हार्मोन क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। इसमें आपको याद करना है, नर जनन हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन का नाम हुआ, और इस हार्मोन का कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। किसमें, नर में। अब देखिए मादा में जो हार्मोन होता है बच्चे को जन्म देना, यानी जन्म करने में, जो नर में तो जान गए कि शुक्राणु के कारण होता है, लेकिन मादा में किसके कारण होता है, मादा में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन का कार्य क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास एवं जनन शक्ति का विकास, भ्रूण के विकास एवं पोषण में सहायक। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन जो होता है ना मादा में, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या करता है हमारे शरीर में, यानी मादा के शरीर में क्या करता है, द्वितीय लक्षण। क्या बोला, द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण मतलब समझते हैं, द्वितीय लैंगिक, जैसे कि नर में टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण आता है, जैसे दाढ़ी मुछाना, गला का आवाज जो है भारी पड़ाना। ठीक उसी प्रकार मादा में जो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, ये क्या करता है, जैसे द्वितीय लक्षण, यानी 12 से 13 वर्ष की लड़की होती है, तो उसमें क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। यानी किसके कारण, ये एस्ट्रोजन के कारण, ठीक ना। तो अंडाणुओं का जैसे ही निर्माण होता है, उसके कारण क्या होता है, उसका एमसी तैयार हो जाता है, ठीक ना। एमसी यानी ब्लड का स्राव होने लगता है, ठीक ना। ये किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण। उसी दरमियान क्या होता है, वो धीरे धीरे अपना द्वितीय लैंगिक लक्षण आने लगता है, जिसके कारण वो जब भी वो शुक्राणु से उनका अंडाणु मैच करेगा, तो वहां क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा, जहां क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण का पोषण होगा। तो किसके कारण होगा, ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, ठीक ना। वही चीज में दिया हुआ है कि द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास एवं जनन शक्ति का विकास, यानी द्वितीय लक्षण जैसे स्टार्ट हुआ, तो जनन शक्ति मतलब वो अब जनन योग्य हो गई है। यानी जनन योग्य होने का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो परिवर्तित हो सकता है। कब, जब वो 12 से 13 वर्ष की हो जाए तब। उसके बाद क्या है, देखिए भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास किसके कारण होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भ्रूण का विकास किस हार्मोन के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। यदि नर में पूछेगा कि शुक्राणुओं का निर्माण किससे होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आज बता रहे हैं ये 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, हार्मोन को आपस में मिलाकर गोलियां तैयार की जाती है। जैसे गर्भ निरोधक मतलब समझते हैं क्या होता है, गर्भ निरोधक मतलब क्या होता है, गर्भ को रोकना, बच्चे को जन्म देने से
रोकना, ये क्या हो जाएगा? गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधक के लिए अधिक से अधिक दवाइयां, अनेक प्रकार की दवाइयां निकली हुई है, जिसके कारण क्या होता है? गर्भ रोक सकते हैं। सुई निकली, बहुत सारा ऐसा निकला हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि वो जो तैयार किया जाता है दवाइयां, गोलियां, ये क्या हार्मोन को आपस में मिलाकर गोलियां तैयार की जाती है। हार्मोन को, कई हार्मोन को मिलाकर आपस में क्या की जाती है? तैयार की जाती है, जो गर्भ निरोधक का कार्य करता है। ये गोलियां क्या करेगा? गर्भ निरोधक का कार्य करेगा। जैसे देखिए, वो दवाइयां का नाम है माला डी, माला एन और सहेली, जो सप्ताह में एक बार यूज किया जाता है, ठीक ना। ये क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां, माला डी, माला एन और सहेली। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? क्या सुने आप लोग कि किण्वन जो है किस प्रकार का श्वसन है? तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। ध्यान दीजिएगा, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवायवीय श्वसन हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। तो ये क्या है? किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए, किण्वन में क्या होता है? ईस्ट के द्वारा क्या होता है? पायरुवेट का मतलब ईस्ट के द्वारा पायरुवेट, यानी पायरुवेट में जब ईस्ट डालते हैं तो ईस्ट के द्वारा पायरुवेट में क्या हो जाएगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये पायरुवेट क्या हो जाएगा? जैसे ही पायरुवेट में हम ईस्ट डालेंगे, ये पायरुवेट क्या हो जाएगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दूध होता है, जब दूध को गर्म करते हैं, दूध में जैसे ही थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? तुरंत दूध जो है धीरे धीरे वो किण्वन के कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा वो दूध क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? दही में चेंजेज हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, जिसमें ईस्ट द्वारा जैसे ही ईस्ट हम पायरुवेट में डालेंगे तो ये पायरुवेट ना डालकर ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित, यानी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध से दही जमना। या ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा इमेज एंजाइम के श्वास के फलस्वरूप संपन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोला? या ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? इमेज एंजाइम के श्वास के फलस्वरूप संपन्न होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आया हुआ है, आएगा ही, ठीक ना। गुणसूत्र का क्या है? ये चित्र है। क्या है? गुणसूत्र का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला भाग क्या है? क्रोमोनिमाटा। क्या है? क्रोमोनिमाटा। और ये बीच वाला क्या है? सेंट्रोमेयर। क्या है? सेंट्रोमेयर। और लास्ट क्या है? क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड। यदि आप कोई लक्ष्य को देखकर ऊपर जाते हैं ना, तो क्या होता है? आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी चीज भारी नहीं लगेगा। हमेशा वो क्या लगेगा? आसान ही आसान है, ठीक ना। मन भारी नहीं लगेगा। जब भी आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करे तो आप क्या कीजिए? अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए। किसी का बात नहीं सुनिए कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। तो वही चीज है इसमें। आपको लग रहा होगा कितना हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन नहीं, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता है। इसको क्या करना है? 1 से 2 बार बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है? जनन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखिए, जनन किसे कहेंगे? जनन कहते हैं कि जब कोई भी इंसान अपने द्वितीय लैंगिक लक्षण को अपनाता है, यानी अपने से दूसरे बच्चे को जन्म देने योग्य होता है, ये क्या हो जाएगा? जनन, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? जनन। तो जनन जो है यह कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होगा। एक हो जाएगा लैंगिक और दूसरा हो जाएगा अलैंगिक। तो अलैंगिक क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति भाग लेगा, ये क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। और जिसमें 2 व्यक्ति भाग लेंगे, ये क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। तो क्या है? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा। इसमें देखिए, आप सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं। उसमें कोई भी अलग से नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जितना हम अपने एग्जाम के लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए लाए हैं। देखिए, क्या है? जनन 2 प्रकार का होता है। एक है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? देखिए, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर जीव का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है।
यानी सीधा समझिए जिसमें एक व्यष्टि भाग लेगा ये क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, हाइड्रा, सब क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अमीबा में क्या होता है, ये किसी से सहायता मांगने नहीं जाता है, ये खुद टूटकर, जैसे टूटा ये अपना फिर से एक बन जाएगा, फिर ये भी अपना एक बन जाएगा, फिर ये टूटा इससे फिर एक बनेगा, फिर ये टूटा एक बनेगा। ये किसी से मतलब नहीं रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है। ये क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अब है लैंगिक जनन। क्या है, लैंगिक जनन। देखिए इसमें क्या है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेगा। दो विपरीत जीव मतलब नर और मादा, यानी नर नर नहीं, या तो मादा मादा नहीं है। दो विपरीत जीव क्या करेगा, अलग अलग भाग लेगा, नर और मादा। तो इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा, दो अलग अलग जीव भाग लेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लैंगिक होगा। अलैंगिक में सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेंगे। वही चीज इसमें दिया है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, मानव और स्तनधारी। स्तनधारी मतलब क्या होता है, जो स्तनपान यानी दुग्ध का श्रवण करता है। जैसे क्या है, गाय, भैंस, बकरी, ठीक ना, ये सब क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। ये अकेले इससे नहीं होगा, ये क्या करता है, दो विपरीत लैंगिक जनन, यानी दो विपरीत व्यक्ति भाग लेता है। ये क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। वही चीज इसमें लैंगिक जनन कहलाता है।